खुशी घड़ी रुके ना एक घड़ी। बड़े पैमाने पर काम करने के लिए ना बड़े पैसे की जरूरत होती है, जो आज की डेट में मेरे पास नहीं है। रॉनी साहब, आपके पास नहीं, लेकिन बैंक के पास तो है। घर की सारी ज्वेलरी अगर हम बेच देंगे तो घर में कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, आप जेवरात अपने पास रखिए, मुझे नहीं चाहिए। मैं ये कब कह रही हूँ? तू क्यों अपना दिमाग गर्म कर रही है खामखा में? मेरी हालत में आओगी तो पता चलेगा माँ। 24 घंटे दिमाग पर बुखार चढ़ा रहता है। शीला, मैंने महीन को तलाक देने का फैसला कर लिया है। तुम दोनों को तुम्हारी ये नई जिंदगी मुबारक हो। जी, स्वेतलाना जी और बड़ी मालकिन की टेलीफोन पे जो बातचीत हुई वो मैं सुनकर आ रहा हूँ। कोई फायदे की बात? जी, स्वेतलाना जी काफ़ी परेशान लग रही थी। वो बड़ी मालकिन से कह रही थी पैसा बंदोबस्त करने के लिए, लेकिन बड़ी मालकिन ने कह दिया कि नहीं है। देखो पूजा, डैडी के चले जाने के बाद हर कदम पर मुझे किसी न किसी ने सहारा दिया है। बिना किसी के सहारे तो मैं चला ही नहीं आज तक। आज पहली बार बिना सहारे के खड़ा होकर देखूं तो सही कि अपने पांव पर खड़ा हो सकता हूं या नहीं। हाँ। हेलो करण साहब। हाँ, कोई आसपास है तो नहीं? नहीं, यहाँ कोई नहीं है। अच्छा हुआ तुमने फोन किया, मुझे एक बहुत जरूरी बात बतानी है। स्वेतलाना ने फोन किया था सेलर एस्टेट में और ड्राइवर ने सारी बातें सुनी है। उसने अपनी माँ से कुछ बातचीत की है। उसे पैसों की बहुत सख्त जरूरत है और कुछ जेवरात बेचने की बात हो रही थी। अब वो जेवरात कौन किस तरह उस तक पहुंचाएगा वो बताने के लिए वो फिर से फोन करने वाली है। ये कब की बात है? 1-1.5 घंटा अंदाजन। करण साहब, ये खबर देने में आपने मुझे इतनी देर क्यों कर दी? अगर उसका फोन आके जा चुका होगा तो फिर मैं क्या कर पाऊंगा? आई एम सॉरी, लेकिन वो ड्राइवर कुछ ज्यादा एक्साइटेड हो गया तो बताने के लिए खुद ही चला आया। करण साहब, अगर आप मुझे ऐसे आदमी देंगे तो मैं काम कैसे कर पाऊंगा? आपने अपने आदमियों के साथ क्या कर लिया? सारे शहर में भटक रहे थे आप लोग। जो भी आपको कामयाबी मिली आपको मेरी आदमियों की वजह से मिली। मैं वो काम कर रहा हूं जो आपने करना चाहिए। आप तो नाराज हो गए। मैं तो कह रहा था कि आपकी बेकार बातों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। इन हालात में जो भी हो सकता है आप जल्दी कीजिए। ठीक है, मैं बाकी इंतजाम करता हूँ, लेकिन प्लीज ड्राइवर से कह दीजिए कि वो वहां से बिल्कुल ना हिले, क्योंकि स्वेतलाना का जो फोन अब आएगा वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। रोनी के वहां सब जम गया? जी हाँ, मामला पूरा जमा दिया है और हाँ, फोन टैप करने का भी इंतजाम हो गया है। अगर उसका फोन आया तो बंदोबस्त पूरा है। ठीक है, लेकिन आप ये कोशिश कीजिए कि हम लोग फोन पे कम से कम बात करें, सिर्फ जरूरी बातें किया करें। निशी, ये है मिस्टर बंसल। तलाक के सिलसिले में मैंने इन्हीं का जिक्र किया था। और मिस्टर बंसल, ये निशी। मिसेज निशी मल्होत्रा। बैठिए। रेणु जी, मैं अखबार पढ़ता हूँ। ऐसे मशहूर लोगों के केस हैंडल करने में सुविधा भी होती है, क्योंकि ऐसे कपल्स के रिश्तों का ABC और XYZ तो अखबार से मालूम पड़ जाता है और सिर्फ D से W तक की हकीकत मालूम करनी पड़ती है। मिस्टर बंसल, मेरे और महीन के बारे में आप जो पढ़ चुके हैं और सुन चुके हैं, उसे देखकर आपको क्या लगता है? इस केस में दिलचस्पी भी होगी और बहुत आसानी से ये सॉल्व भी हो जाएगा और मैं आपको बड़ी आसानी से तलाक दिलवा दूंगा। वैसे ये बात मुझे फीस तय करने के बाद बोलनी चाहिए थी, क्योंकि मेरे क्लाइंट को मेरी फीस थोड़ी ज़्यादा लगती है। खैर, आपकी फीस कितनी होगी? जी, मैं फीस तब लेता हूं जब क्लाइंट पति होता है, और क्लाइंट जब पत्नी होती है तो मैं फीस नहीं लेता, मैं परसेंटेज लेता हूं। चलिए, आपकी परसेंटेज कितनी होगी? ये हम अगली मुलाकात में तय कर लेंगे मिसेस मल्होत्रा। देखिए मिस्टर बंसल, कोई इतनी बड़ी परसेंटेज ना ले लीजिएगा कि ऐसे लगे कि महीन ने सारी एलिमनी आपको ही दे दी और निशी को थोड़ा सा कुछ मिल गया। रेणु जी, अगर ऐसा होता तो मैं कब का वकालत छोड़ चुका होता और ऐसी शादियां कराने का दफ्तर खोल चुका होता जिसमें यह पहले डिसाइड किया जाता कि आप अपने पति से इतने दिन में तलाक ले लेंगी। प्लीज मिस्टर बंसल।
निशी, क्या हुआ? रेनू, मिस्टर बंसल के लिए ये तलाक उनके पेशे से ताल्लुक़ रखता है, लेकिन मेरे लिए ये तलाक मेरे जज्बातों से ताल्लुक़ रखता है। आई एम सॉरी, शायद इसलिए मैं आपके मजाक का मज़ा नहीं उठा पाई। मैंने यही चेक करने के लिए ये मजाक किया था। मिसेस मल्होत्रा, मैं पहली मुलाकात में ये जानना चाहता था कि ये तलाक जज्बाती है या इसके पीछे कोई ठोस फैसला है। मुझे डर है कि आप ये केस कहीं बीच में विड्रॉ न कर लें। यू आर मिस्टेकन मिस्टर बंसल। मैंने ये ठोस फैसला किया है कि मैं तलाक लेकर ही रहूंगी। आप फिर से सोच लीजिए मिसेस मल्होत्रा। वैसे इस केस के दौरान आपके जज्बातों में काफी उतार चढ़ाव आएगा। हो सकता है कि आपके जज्बातों को ठेस भी पहुंचे, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि इस केस के अंत में मैं जो आपको एलमुनी दिलवाऊंगा वो आपको करोड़पति तो बना ही देगा। कम इन। आओ एकनाथ, तुम्हारा ही इंतजार हो रहा था। घड़ी के मुताबिक तो मैं वक्त पर ही आया हूँ। मैंने तुम्हें यहाँ देर से आने की शिकायत कब की है? इंतजार इसके लिए कह रही हूँ क्योंकि करण और मैं मजदूरों की कुछ नई पॉलिसीज के बारे में डिस्कस कर रहे थे। कैसी पॉलिसीज? अरे कमाल है, जब से मैं इस कुर्सी पे बैठी हूँ ना, जो भी मुझे मिलने आता है हाथ में तलवार लेके आता है। मिस्टर केशव मल्होत्रा के बाद जो भी इस कुर्सी पर बैठा है उसने हमेशा मजदूरों का बुरा ही किया है। आज की बात बाद में करेंगे। यूं कहो कि कल तक इस कुर्सी पे जो भी बैठा था ना, उसने मजदूरों के बारे में कभी अच्छा नहीं सोचा। और आप इस सच से बखूबी वाकिफ भी हैं। धीरे धीरे तुम इस चेयरपर्सन से भी वाकिफ हो जाओगे। देखो एकनाथ, मजदूर और मैनेजमेंट में जो झगड़ा है, जो लड़ाई है ना, उसका हल ढूंढने के लिए मुझे थोड़ा वक्त चाहिए होगा। तुम करण के साथ बैठ के नई योजना के बारे में बात कर लो। रंजनी जी की ये योजना है कि वर्कर्स के लिए एक वेलफेयर फंड बनाया जाए। हर महीने उसमें तय किया हुआ अमाउंट जमा किया जाएगा, भले ही कंपनी को नुकसान हो रहा हो। और उसका मेन मकसद ये होगा कि वर्कर्स के बच्चों की 7वीं क्लास तक की पढ़ाई की जिम्मेदारी कंपनी उठाएगी। जो बच्चे लायक साबित होंगे उनकी कॉलेज तक की पढ़ाई की जिम्मेदारी कंपनी उठाएगी। मैं तो यहाँ तक कह रही हूँ कि आगे जाके मजदूरों की बीवियों को भी पढ़ाया लिखाया जाए, क्योंकि फिर वो अपने पैरों पे खड़ी हो सकती है। आप लोग ये फैसले ले चुके हैं या इन फैसलों पर अभी विचार किया जा रहा है? अगर तुम हाँ कहो तो फैसला अभी कर लेते हैं। एकनाथ, ये जो बोनस और कॉम्पेंसेशन का मुद्दा है ना, इससे वर्कर्स को थोड़े दिनों के लिए राहत तो जरूर मिलेगी, लेकिन हमारी योजना के मुताबिक उनकी गरीबी हट सकती है। मेरी सहमति बाद में रंजना देवी। पहले तो मैं तहे दिल से आपकी इस योजना की तारीफ करना चाहूंगा। यानी तुम हमारे साथ हो? अगर चाहो तो वर्कर्स को जाके बता दो। इस घोषणा से उनका आज का दिन किसी भी त्योहार के दिन से बड़ा दिन बन जाएगा उनके लिए। मगर मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप खुद आकर उनकी बस्ती में ये घोषणा करें तो उन्हें ज्यादा खुशी होगी। अगर तुम चाहो तो। तुम तो जानते हो मजदूरों के मामले में मैं तुम्हारी हर सलाह की इज्जत करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया रंजना देवी। वैसे मजदूरों ने मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के लिए इतना किया है, उसके बदले में ये एक छोटा सा शुक्रिया है। तुम चाहो तो आज करण के साथ बैठ के वेलफेयर फंड के बारे में डिस्कस कर सकते हो। आज नहीं, अभी। साउंड्स बेटर। ठीक है, हम अभी इसी वक्त बातें कर लेते हैं। थैंक यू करण। रंजना देवी, हमारी इंडस्ट्री में कुछ ऐसे भी बूढ़े मजदूर हैं जो मिल के शुरू होने के पहले दिन से आज तक नौकरी कर रहे हैं, मगर इतनी खुशी उन्हें शायद ही पहले कभी मिली हो जो आपकी इस घोषणा के बाद उन्हें मिलने वाली है। मिस्टर केशव मल्होत्रा ने भी शायद ही उन्हें यह खुशी कभी दी हो। मैं आपके जय जयकार के नारे अभी से सुन रहा हूँ। आप फोन पर किससे बातें कर रहे थे? वो मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के ऑफिस में। और ऑफिस में किससे बातें कर रहे थे? करण साहब को फोन किया था, उन्हीं से बात कर रहा था। क्या बातें हो रही थी? मिस्टर करण ने मुझे काम पे लगाया है। उनको फोन करके मुझे ये बताना था कि मैंने आपको बैंक गारंटी दे दी है, लेकिन इसमें इतनी तहकीकात करने की क्या बात? आप भी कमाल का सवाल करती हैं। आपने मेरा कमाल देखा ही कहा है मिस्टर नकुल सिंह। मतलब ये कि आप समझते हैं मैं किसी भी अजनबी पर भरोसा कर लेती हूं, तो आप गलत समझते हैं और इस गलतफहमी में मत फलिए। आप कहना क्या चाहती हैं?
मैं ये कहना चाहती हूँ कि कार डीलरशिप की बैंक गारंटी का टाइम निकलता जा रहा था, तो इसलिए हमें मिस्टर करण की सारी शर्तें मंजूर करनी पड़ी, और मुझे लगता है आप भी उन शर्तों में शामिल हैं। मिस्टर करण और आपके बीच में क्या बात हुई ये आप जानिए, मैं बस यहाँ काम करने आया हूँ। जी हाँ, आप जिस काम के लिए यहाँ आए हो वही करिए, और जो मिस्टर करण ने आपको काम दिया है वो करिए। हम आप पर पूरा भरोसा करते हैं, और जिस दिन हमें लगा कि दाल में थोड़ा सा काला है, तो मेरी शख्सियत का एक पहलू कितना काला है वो मैं आपको दिखा दूंगी। काली दाल में काला ढूंढना बड़ा मुश्किल काम है देवी जी। हेलो कंचन, अच्छा हुआ कि तूने फोन उठा लिया, मुझे तुझसे कुछ बात करनी थी। बोल स्वेतलाना, कोई और काम था? और क्या बात हो सकती है कंचन, बस वही मेरे केस के बारे में। देख कंचन, प्लीज़ पर्सनल तौर पर तू सुरेश को मेरे केस के बारे में याद दिलाते रहना। मेरी पूरी जिंदगी का सवाल है। तू फिक्र मत कर स्वेतलाना, आजकल तेरे बारे में ही बातें होती रहती है, और सुरेश तो तेरे केस के अलावा और कुछ सोचते ही नहीं। एक और रिक्वेस्ट थी कंचन, मेरे सारे अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए हैं। हाँ स्वेतलाना, मुझे मालूम है। स्वेतलाना, एक बात समझ लो, अब ये मेरी क्लाइंट है, तो अब इससे ज्यादा दोस्ती रखना हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। कितनी? हेलो श्वेतलाना जी, कैसी हैं आप? दरअसल मैंने आपको ये बताने के लिए फोन किया था कि 10 लाख के आसपास का इंतजाम समझिए हो गया है। क्या बात है, आपने तो मेरा हौसला बढ़ा दिया। अगर आप इसी तरह फटाफट काम करती जाएंगी तो अपना ये जो केस है बिल्कुल आसान हो जाएगा। लेकिन आपको मेरी एक मदद करनी पड़ेगी। ये 10 लाख मैं अपनी ज्वेलरी बेचकर जमा कर रही हूँ, तो उसे बिकवाने में मुझे आपकी मदद चाहिए। हाँ जरूर मिल जाएगी, डोंट वरी अबाउट इट। सुरेश, मुझे आपका बड़ा आसरा है। आप यकीन करिए, आपका ये आसरा बिल्कुल सही है। आई टेल यू, अगर ये पैसों की वजह से हमारे हाथ बंधे हुए नहीं होते ना, तो ये जमानत आपको कब की मिल गई होती। मुझ पर भरोसा कीजिए आप। मैं ऐसी कोई मजबूरी नहीं होने दूंगी। आनी भी नहीं चाहिए। देखिए, आप अगर ठंडे दिमाग से सोचेंगे तो हो सकता है जरूरत से ज्यादा इंतजाम हो जाए। हैं? क्या है, केशव मल्होत्रा के पुराने कॉन्टैक्ट्स और चेयरपर्सन बनने के बाद के आपके अपने नए कॉन्टैक्ट्स। देखिए, आखिर में कौन सा रास्ता मुझे इस झंझट से निकालता है। क्यों देविका, तुमने अपने मातम मनाने का स्टाइल ही बदल दिया है। खुद अपनी तबाही पे तालियां बजा रही हो। जब आप एक उंगली किसी के ऊपर उठाती हैं तो बाकी 3 उंगलियां आपकी तरफ इशारा कर रही होती हैं। मैं ताली बजा रही थी मल्होत्रा खानदान और एम्पायर की तबाही पर। आप इस कुर्सी पर विराजमान हैं, भविष्यवाणी है मल्होत्रा एम्पायर के खाक में मिल जाने की। अगर तुम मेरी तरक्की को तरक्की समझोगी ना, तो शायद खुदकुशी कर लोगी। तुम जब मुझे बददुआएं देती हो ना, मैं और कामयाब होती जाती हूँ। देखो, इधर मैं चेयरपर्सन हूँ और तुम नाजायज मल्होत्रा औलाद की मां तक न बन सके। रंजना देवी, मैं यहाँ नामचीन होती जा रही हूँ और तुम गुमनाम। रंजना देवी जी। देविका, तुमने कभी महसूस किया है, तुम जब मुझे बददुआ देती हो ना, वो मुझसे टकरा कर पलट कर तुम पर ही असर करती है। तुमने ऋषभ को मुझसे अलग करना चाहा, मुझसे ही मेरे बेटे को छीनना चाहा, और अब तुम मां बनते बनते रह गई हो। ये आपके लिए ही दुख की बात है कि मैं मां नहीं बनी। मां बन जाती तो शायद आपको बख्श देती। अब तो मेरे जहर की तासीर बढ़ गई है और मेरी ताकत बढ़ गई है। देविका, जब तक तुम पेट से थी ना, मैंने तुम्हें माफ कर दिया था, लेकिन अब तुम मुझसे रहम की भीख भी मत मांगना। रहम की भीख तो अब आप मांगेंगी, कानून से, अपनी नाजायज औलाद करण की जिंदगी के लिए।
यहाँ आने से पहले मैंने एक चिट्ठी लिखी जो मैंने इटालियन पुलिस के नाम पोस्ट की। उसमें आपकी नाजायज साहबजादे की काली करतूतों का खुला चिट्ठा है। बहुत दिल खोल के खत लिखा है मैंने। करण को कुछ नहीं होगा देविका। करण की वजह से मैंने अपना बच्चा खोया। अब उसका जो हश्र होगा उससे उसे कोई नहीं बचा पाएगा। आपको अपनी ममता की कोख से 25 साल का बेटा गिराना होगा। अब ये भी तो नहीं कहा जा सकता कि स्वेतलाना का फोन इसी शहर से था या कहीं और से। ड्राइवर कह रहा था कि आवाज बड़ी धीमी आ रही थी। यानी स्वेतलाना शहर से बाहर है। हो सकता है वो ऐसा इंप्रेशन देना चाहती हो, आवाज को जानबूझ के धीमा किया हो। एक बात तो साफ है कि वो हर तरह की सावधानी बरत रही है। ये बात तो तयशुदा है कि कोई ना कोई जेवरात लेने घर पर आएगा और या फिर कोई ना कोई जेवरात लेकर घर से बाहर जाएगा। इस बात की खबर मिलते ही मैंने अपने महकमे के 2 इंस्पेक्टर सादे लिबास में घर के बाहर 24 घंटा तैनात कर दिए ताकि घर पे आने जाने वाले पर कड़ी निगरानी रखी जा सके। गुड। देख सुनीता, मेरा दिन भर ऐसे यहाँ फिरना ठीक नहीं है, इसीलिए मैं माँ जी से नजरें चुरा कर ही रहता हूँ। देख शंकर, तू जो कह रहा है वही मैं कर रही हूँ, पर मेरा मन नहीं मानता। सुनीता, हम लोग अपने मन को जो साधु बना के रखते हैं ना, इसीलिए हम लोग दिन ब दिन गरीबी की दलदल में फंसते जा रहे हैं। सुनीता सुन, एक बार अपना ये काम हो जाए ना, फिर अपने तो वारे नारे हो जाएंगे। वो कैसे? तू क्या समझ रही है कि मैं ये काम तुझसे मुफ्त में करवा रहा हूँ? अरे इसके मैं तुझे 5-10 हज़ार रुपया दूंगा। इतने पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आएंगे? मैं मुफ्त में क्यों ये काम करने लगा सुनीता? इसका मतलब तुम मेम साहब के किसी दुश्मन से जाके मिले हो? मुझे किसी दुश्मन से मिलने की क्या जरूरत है? मैं तो वैसे ही मेम साहब का दुश्मन हूँ। सच सच बता, तुझसे ये काम करवा कौन रहा है? सुनीता, ये काम तो मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूँ। मुझे कोई पैसा दे रहा है, वो क्यों दे रहा है वो जाने, लेकिन मैं तो अपनी दुश्मनी निभा रहा हूँ। तुम तो अपनी दुश्मनी निभाकर चले जाओगे, लेकिन मुझे तो यही रहना है ना। और ये सब करने के बाद मैं यहाँ का नमक कैसे खाऊंगी? मेरी जुबान ही जल जाएगी। अरे उसके बाद यहाँ नमक के वादे होने वाले हैं, तो फिर तेरी खाने की नौबत ही नहीं आएगी। देख, मेम साहब तो अच्छे खासे दिन के लिए अंदर जाएंगी और इस बंगले पे ताला लगने वाला है। नहीं नहीं, मैं नहीं चाहती कि ऐसा हो। अजीब औरत है तू। तू एक ऐसी औरत के लिए अफसोस कर रही है जिसने तेरे जज्बात, तेरे वजूद की कदर नहीं की है। सुनीता, इस घर में तेरे साथ क्या क्या नहीं हुआ है, कभी उस पे जरा से सोचा कर। तू तेरे साथ इस घर में जो हुआ है, इसके लिए मैंने सबके साथ झगड़ा किया, मेरी नौकरी चली गई है इस घर से, और आज तू मेरा साथ देने से हिचकिचा रही है। अच्छा बता, तू जो बोल रहा था। सुन, देख, अब जब फोन आएगा ना तो तू दौड़ के फोन मत उठाना, वरना माँ जी को शक हो जाएगा, हैं? क्योंकि मेम साहब यहाँ फोन करेगी, तो माँ जी जैसे ही फोन उठाएगी ना तो तू दूसरे कमरे से फोन जाकर उठा लेना और सारी बातों को गौर से सुनना, हैं? और फिर मुझे तू ठीक ठीक बताना, ठीक है? देख, फोन आया, तू ठीक से सुन, ध्यान रखना, मैं चलता हूँ, हैं? अरे कहाँ चले गए सब घर के लोग? फोन क्यों नहीं उठा रहा कोई? सुनीता, हेलो हेलो, स्वेतलाना। शान की खातिर जान की बाजी, मान की खातिर ईमान की बाजी। इंसान की खातिर भगवान की बाजी, अरमान की खातिर एहसान की बाजी। वो क्या जीते ये क्या हारे, दिन छोटा सा